अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है। चढ़ावा केस के आरोपियों को जेल भेजा गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। सभी 8 आरोपियों को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां चढ़ावा केस के आरोपियों को जेल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब तक जो आरोपी हैं उनकी संख्या 8 बताई जा रही है। सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इन आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख बरामद हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 बड़े अधिकारियों का इस्तीफा भी हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के दबाव में चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां वीएचपी के दबाव में चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। जानकारी के मुताबिक एक और इस्तीफा आज हुआ है, जिसमें महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है और आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पूरा पर्दाफाश किया गया है, अरेस्ट हो रहे हैं। इसमें जितने भी दोषी हैं इन्वॉल्व हैं, कोई भी नहीं छूटेगा और इसको सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही है। और ये हमारे जो मान्यता है भगवान राम की पूरे देश में और विश्व में, उनके साथ उनके ऊपर जो विश्वास है करोड़ों। खबर उज्जैन से है, जहां बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान गाड़ी में हुए विस्फोट मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हुड़दंगियों ने हवा में गाड़ी लटकाकर करीब 8,000 रुपए के पटाखे लगाकर इस खतरनाक ब्लास्ट को अंजाम दिया था। और इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 4 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब तक 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जबकि बाकी फरार उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये हुड़दंग की तस्वीर आप देखिए, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हवा में एक कार को लटकाया गया और उस कार में 8,000 के पटाखे लगाए गए और फिर उसमें विस्फोट किया गया, जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की टीम एक्टिव है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई है। रात को जो जुलूस निकला है उसमें अडान मोहल्ले में एक घटना सामने आई है, जिसमें जेसीबी से एक गाड़ी को उठा के उसमें पटाखे चला के उसमें विस्फोटक एक ब्लास्ट किया गया है। उसमें हमने बीएनएस के तहत धारा 125, 285, 286, 287 के अंतर्गत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से हादसा हो गया है। सेप्टिक टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने टैंक से शव निकाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सेप्टिक टैंक में ये मजदूर उतरे थे, जहां साफ सफाई करनी थी, लेकिन सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से यह हादसा हो गया। जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र के चंदलाई में पारिवारिक विवाद के दौरान युवक ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है और सोशल मीडिया पर आरोपी की जमकर आलोचना की जा रही है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग पिता की शिकायत पर सांगानेर थाना पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसे हिरासत में लेकर हवालात में बंद किया था। बाद में आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत मिल गई। पुलिस के अनुसार विवाद के पीछे पारिवारिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है।
पुर्तगाल से बड़ी खबर है, जहां सिदादे नोवा इलाके में भारतीय मूल के कारोबारी किशोर गुजराती पर सरेआम गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर राहुल आर.के. मीणा नाम के अकाउंट से एक कथित पोस्ट वायरल हुई, जिसमें हमले की जिम्मेदारी लेने और भविष्य में भी जान से मारने की धमकी देने का दावा किया गया है। पोस्ट में कई कथित गैंग और व्यक्तियों के नाम भी लिखे गए हैं। हालांकि इस वायरल पोस्ट की प्रामाणिकता और हमले की जिम्मेदारी के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बात बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की करते हैं। पटना मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का सफल ट्रायल पूरा हो चुका है और अब उद्घाटन का इंतजार है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि जल्द ही 2 और मेट्रो स्टेशन शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां यातायात का दबाव ज्यादा है, वहां निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। खासकर बेली रोड पर मेट्रो निर्माण तेजी से पूरा करने की कोशिश है, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। संवाददाता विनीता मिश्रा से बातचीत में मंत्री नीतीश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक पटना मेट्रो का जो निरीक्षण है वो हो गया है, ट्रायल हो गया है और अब उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है कि मेट्रो की जो रफ्तार है वो और दूर तक कब तक लोगों की यात्रा कराएगी। और विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, निरीक्षण हो गया है, ट्रायल भी हो गया है भूतनाथ से लेकर मलाही पकड़ी तक, कब वो शुरू होने वाला है? देखिए, पटना मेट्रो जब तक हमारा स्ट्रेच पूरा लंबा जो हमारा प्लान है उसको हम नहीं करते हैं तो उस ढंग से जो मेट्रो से एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझको ये प्रसन्नता है कि एक एडिशनल 3 किलोमीटर के आसपास हम अभी ऐड करने जा रहे हैं और अभी इसमें 2 स्टेशन और ऐड हो जाएंगे। तो पूरा अगर आप स्ट्रेच अब आप देखेंगी तो लगभग 6-6.5 किलोमीटर के आसपास का वो हो जाएगा। तो वो जितना ट्रायल उसका होना था, जो उसकी औपचारिकताएं थी, जो सेफ्टी कंसर्न्स थे, परमिशंस थे, वो अब हमें मिल गए हैं और मुझको विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में जो सेकंड स्ट्रेच है पटना मेट्रो का उसको हम लोग कर सकेंगे। साथ ही साथ जो हमारे अन्य जो फेजेज़ में जो उसको हमारा प्रायोरिटी से रूट जो है उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और ये भी हमारी चिंता है कि जैसे पटना शहर में ही जो निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण कार्य के कारण भी ट्रैफिक में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका भी जल्दी समाधान हो जाए कि लोगों को कष्ट नहीं हो। देखिए, मुख्य सचिव के स्तर पर अभी इसकी समीक्षा हुई है और फिर वो लगातार मुख्य सचिव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा नेहरू पथ है जिसको बेली रोड के नाम से लोग जानते हैं, तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा आप कह सकती हैं कि ट्रैफिक फ्लो या पटना का ये एक हृदय है, ये जो हमारा मेन स्ट्रेच है। तो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन नहीं रहे और क्योंकि अधिकांश काम अब अंडरग्राउंड होने तो वो भी एक चुनौती है। लेकिन मेट्रो का निर्माण भी होना है और उसको भी टाइमली जो हमारा जो उसका जो माइलस्टोन है उसको भी अचीव करना है। तो अभी उनकी भी पूरी टीम आई थी, उन्होंने भी बहुत सारे कामों को अभी देखा है। आपने स्वयं आपने देखा होगा जो अंडरग्राउंड में विशेष तौर से जो टनल वाला काम था वो भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे अन्याय बताया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य सरकार को भेज दिया है। मनोचिकित्सक डॉक्टर एनपी सिंह पर आरोप लगा था कि स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम के दौरान वो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे और निजी क्लिनिक पर मरीज देख रहे थे। आरोप पर डॉक्टर एनपी सिंह ने साफ कहा कि पीएमसीएच में किसी कार्यक्रम की उन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो उससे एक दिन पहले हादसे का शिकार हो गए थे। उन्होंने इसकी जानकारी पीएमसीएच को दी थी। उन्होंने साफ कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है और बेवजह बिना शो कॉज के प्राचार्य से हटाया गया। डॉक्टर एनपी सिंह से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्वास्थ्य मंत्री निशांत के एक्शन के बाद अब रिएक्शन शुरू हो गया है और पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर एनपी सिंह हैं। क्या लग रहा है कि निशांत ने जो एक्शन लिया आप पर, आपका ट्रांसफर किया गया, आपने अब इस्तीफा दे दिया? अवमानना, अपमान की घूट पीना अब तो मन करता है कि इस सरकार के बीच में हम लोग जैसे मनोचिकित्सक भी आत्महत्या करने लगे। हम लोग की भी यह स्थिति होगी। इतने सीनियर हो गए हम लोग, आज तक हम लोगों को एक सीएल तक नहीं लगा और एक दुर्घटना हुई और इतनी बड़ी कार्रवाई के तहत अपमान हुआ।
हम तो इसको अपनी तरफ से ऐसा मानते हैं कि हम लोग कुछ है ही नहीं, पच्छड़ मच्छर मक्खी भी नहीं है। जो चाहे सो मसल दे, जो चाहे सो कुचल दे। दारोमदार जिंदगी भर हमने अपने विषय का उठाया, पूरा बिहार जानता है विषय वस्तु और टीचिंग को, बहुत सारा काम किया हमने। हमको तो लगा कि पूरे मेरे 45 साल के करियर को एक आदमी ने एक दिन की गैर हाजिरी, जो कि दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई, उस विषय को लेकर के उन्होंने हमको नकार दिया, तो मैं किसी काम लायक नहीं समझता हूँ। मैं ड्यूटी के पूर्व दिन, पहले दिन भी स्वास्थ्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में डिस्कस कर रहा था। मैंने बहुत देर बात की और अपनी बातें कही। मैं ठीक था। मैं शाम को उसके बाद मैं जला, और जलने के बाद जो दर्द और जलन हुई, उसके बाद मैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फोन हुआ, और उसके बाद मेरा उपचार चला। मेरे लड़के डॉक्टर हैं, उन लोगों ने प्रोवाइड किया, बाहर के डॉक्टर भी आए, घर में ही देखा गया, और मैं सब चीजों से अलग होकर इलाज में रत हो गया। तो सवाल कहाँ पैदा होता है कि हमारे लड़के ने, जिसने ड्रेसिंग किया मेरे घाव का, उस घाव को ड्रेस करने वाला जो मेरा लड़का है, उस लड़के ने फोटोग्राफ से व्हाट्सएप करके सुपरिटेंडेंट एंड जो सेक्रेटरी हैं उन लोगों को, सब लोगों को सारी चीजें दी गई, जबकि फोन करने पर उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। अन्याय मेरे साथ अमानवीय है। किसी दृष्टिकोण से ये सही साबित नहीं होता है, और कोई भी स्पष्टीकरण पूछे बिना हमारे ऐसे वरीय आदमी को, जो कि एक सीनियर सिटीजन हो, उसको ये आत्महत्या की तरफ प्रेरित करने का एक प्रयास है। तो सरकारी नौकरी से इन्होंने अब तौबा कर दिया है और इन्होंने अपना इस्तीफा पत्र स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। देखना यह है कि अब अगला स्टेप स्वास्थ्य विभाग का क्या होता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को अब खोला जा रहा है। और आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय मिला है। उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट किया गया है। 39 हार्डिंग रोड में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग की तरफ से कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे की मांग वाले पत्र के बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए फाइनल 29 जून तक का समय दिया है। 10 सर्कुलर रोड बंगला को लेकर मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा कि लंबे समय से राबड़ी देवी उसी बंगले में रहती थी, इसलिए खाली करने में समय लग रहा है। जैसे ही बंगला खाली होगा मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। सरकार ने नोटिस भेजा है, जल्द ही राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगी। लंबे समय तक बिहार की सेवा उन लोगों ने किया है जो लोग आवास में, और जब वे लोग आवास खाली करेंगे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उसमें जाके। अंतिम नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद भी कई बार नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं हुआ। देखिए, जो लोग लंबे समय से कहीं रहते हैं तो कहीं स्थापित होना, फिर वहां से अपने सामान का उठाव करना, दूसरी जगह जाना, उसमें समय लगता है। नोटिस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वे लोग निश्चित ही आवास खाली करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पंजाब चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब में जनता दल यूनाइटेड के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह एक बड़ा फैसला है जिसके बारे में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय ले सकते हैं। अगर प्रदेश प्रभारी वहां तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके ही ऐसा कर रहे होंगे। मंत्री ने ध्यान दिलाया कि पंजाब की सिख आबादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी प्रभावित रही है। विशेषकर पटना साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व के दौरान हुए भव्य स्वागत के बाद से वहां के लोगों में नीतीश कुमार के प्रति सकारात्मक संदेश गया है। ऐसे में अगर जेडीयू को पंजाब में मौका मिलता है तो वहां की जनता पार्टी के पक्ष में जरूर विचार करेगी। ये मसला बहुत बड़ा है और इसके बारे में जो वहाँ के प्रभारी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, वही लोग बता सकते हैं। और अध्यक्ष अगर वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अपने नेतृत्व से बातचीत करके वो तैयारी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से बहुत प्रभावित हैं
और नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी की पार्टी के बारे में जब वहाँ पर मौका मिलेगा तो हमको लगता है कि जरूर विचार करेंगे जो हमारे अध्यक्ष हैं। बड़ी खबर रामगढ़ से है। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। आपको बता दें कि रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुध बाजार के पास कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी थी। सभी लोग ताशा पार्टी के सदस्य थे और शादी समारोह में बाजा बजाने जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया जाता है और फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक अब तक 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। देखिए, कुल जो सड़क हादसा हुआ उसमें 7 लोग यहाँ आए थे, जिसमें एक काफी क्रिटिकल थे। 8 लोग आए थे जिसमें एक क्रिटिकल थे, जिनको कि हम लोग फर्स्ट एड करके स्टेबलाइज करके रिम्स रेफर कर दिए और 7 ब्रॉड डेड थे। 7 लोगों को मरे हुए लाए गए थे। घायल एक थे जो क्रिटिकल थे, हेड इंजरी थी, उनमें काफी प्रेजेंटेशन था हेड इंजरी का, तो स्टेबलाइज करके हम लोग और उनको शिफ्ट कर दिया है। अभी लारी के पास ये घटना हुई है जिसमें एक ट्रक के द्वारा ओवरटेक करने से ठोकर डालने वाली गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। अभी तो अभी यहाँ पे कुछ को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, कुछ यहाँ पे जिनका दुर्घटना में हो गया है, डेथ हो गया है। अभी हम लोग सभी चीज देख रहे हैं। अभी हम लोग घटना स्थल पे जाकर के अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितने लोग डेथ किए हैं सर? अभी हम लोग दिखवा रहे हैं सर। 7 बॉडी आई है सर? हाँ, कुछ का उपचार भी चल रहा है, उसमें देखते हैं। यहाँ पे आज लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है और यहाँ पे आज 12 लोग मरे हैं, कल 4 लोग मरे थे और लगातार कुछ एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। हमेशा से हमने प्रशासन को, पब्लिक ने, यहाँ के बालों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए, लेकिन कभी भी रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा, NH द्वारा कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट को रोकने के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं किया गया। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। और बड़ी खबर भागलपुर से आपको बताते हैं, जहां अमडंडा थाने में ब्राउन शुगर पीते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया था, फिर देर रात 32,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। वायरल वीडियो में युवक खुद कह रहा है कि उससे पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर 32,000 रुपए लिए गए और फिर छोड़ दिया गया। इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अब सबको इस बात का इंतजार है कि इस मामले में थानेदार सहित अन्य पुलिसकर्मी पर SSP क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 2 विदेशी नागरिकों को SSB ने पकड़ा है। भारत नेपाल मैत्री पुल के पास दोनों को पकड़ा गया। हरैया थाने की पुलिस ने दोनों को दबोचा है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों उज्बेकिस्तान देश की रहने वाली बताई जा रही हैं। भारत में चोरी छिपे रह रही थी। भारत से नेपाल जाने के दौरान SSB की टीम ने इन दोनों महिला को पकड़ा है। तो मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये 2 महिला जो आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं, यही वो 2 महिला हैं जो उज्बेकिस्तान की हैं, लेकिन भारत में चोरी छिपे रह रही थी। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। परसूडी थाना क्षेत्र के पाड़ा टोला की घटना बताई जा रही है। इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। कच्चा जी के घर से फ़ोन आया, जो इस तालाब का मालिक भी और बगल में रहते भी। उन लोगों ने बताया कि नहीं, आज हमारे तालाब में एक लाश जैसे दिख रहा है, थोड़ा आके देख लीजिए। जब मैं यहाँ पहुँचा और देखा तो पता चला ये तो लाश जैसी है। लाश क्या लाशें हैं। फिर मैंने थाना प्रभारी, परसूडी थाना प्रभारी से संपर्क करके उनसे उनको खबर पहुँचाया है। अभी तो जानकारी मिला था कि एक डेड बॉडी है पुराना, तो आए। और अब बात कारोबार की कर लेते हैं।
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 5,494 रुपए घटकर 2.17 लाख रुपए पर आ गई है। चांदी 3 दिन में ही 21,000 रुपए सस्ती हो चुकी है, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना भी 2,305 रुपए गिरकर 1.40 लाख रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,42,000 पर था। सोना के दाम इस महीने 16,000 रुपए और चांदी के 46,000 रुपए गिरे हैं। और अब आपको खबरें खेल की दिखाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का खेलना तय हो गया है। यानी कि 15 साल की उम्र में डेब्यू करेंगे वैभव सूर्यवंशी और सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड अब वैभव सूर्यवंशी के नाम होगा। आयरलैंड के खिलाफ आज भारत का T20 मैच है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वैभव सूर्यवंशी आज नहीं खेलने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 15 साल की उम्र में वो डेब्यू अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज की जो मैच है इंडिया वर्सेस आयरलैंड, उसमें आज वैभव नहीं खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी इन दिनों आयरलैंड के दौरा पर है और इंटरनेशनल क्रिकेट में आज उनका डेब्यू हो सकता है। 15 साल 91 दिन के वैभव सूर्यवंशी आज तक है और आज उनका जो ऐतिहासिक डेब्यू होने की संभावना है और उस संभावना को देखते हुए हम उनके परिवार के लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनसे जानने की कोशिश करें क्या कहेंगे इस मौके पर। आज का जो मौका है हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी और गदगद होने का दिन है। उनके माता पिता या बच्चे ने जिस सोच के साथ क्रिकेट खेला था, आज वो स्वप्न साकार होने की हमें पूर्ण उम्मीद है। क्या कि आज हो सकता है कि वैभव को डेब्यू करने का मौका मिले। अगर उसको मौका मिलता है तो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उनका अगर जो डेब्यू होता है आज, तो उनका प्रदर्शन जो है, हमको पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा और उनको याद रखा जाएगा। इससे पहले हम देख सकते हैं जैसे श्रीलंका। तो वैभव सूर्यवंशी आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हर बिहारी के लिए आज गर्व की बात है। वो वैभव आज सबसे कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बनने को तैयार हैं। पहले इंटरनेशनल मैच खेलने की संभावना है। देखिए, बिहार रिकॉर्ड बना रहा है, देश रिकॉर्ड बना रहा है। हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार का बेटा वैभव सूर्यवंशी आज दुनिया में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैच खेलेगा। और हमें यह भी मालूम है कि वो और भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो बहुत शुभकामना देते हैं, दुआ करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले और भारत का नाम ऊंचा करे, बिहार का नाम ऊंचा करे, समस्तीपुर का नाम ऊंचा करे। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी आज तोड़ देंगे अगर उनका डेब्यू होता है तो। देखिए, ये देश के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वैभव सूर्यवंशी जो बिहार का बेटा है, समस्तीपुर का बेटा है, ताजपुर का बेटा है,